गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है सब आप अपने परिवारों के साथ अपने घर में कुशल मंगल से होंगे और पिछले लेसन की डाली हुई वीडियो को आपने देखकर उसे समझने का ठीक से प्रयास किया होगा। उसके प्रश्नोत्तर पुस्तक अभ्यास हम पहले प्रेषित कर चुके हैं और उन्हें ध्यानपूर्वक स्वच्छ लेखन में आप अपने नोटबुक में कर लेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। हालांकि वो हमारे बुक में पहले होना चाहिए था, लेकिन प्रकाशक अपनी समझ के अनुसार उनको एडजस्ट कर देते हैं। ये चलिए कोई नहीं, बीच में ही सही, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है आपका हिंदी ग्रामर में, जो अक्सर एक तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस लेसन से बनते हैं और एक तरीके से वाक्य की शुरुआत ही इस टॉपिक से होती है और इसके बिना ग्रामर, हमारा हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर अधूरा सा लगता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जो हमारा शीर्षक है आज का टॉपिक जो है वो आपको सम्मुख अभी व्यक्त होगा। आप आसान से उसको पहचान सकते हैं कि आखिर हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज या क्या बताने वाले हैं आपको। मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बोर्ड की तरफ देखिए आप। श्याम एक अच्छा लड़का है। लड़का है। श्याम एक अच्छा लड़का है। मैंने एक सामान्य वाक्य लिखा है यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस लिखा है। इसके नीचे एक वाक्य और लिख देता हूँ, वह एक अच्छा लड़का है। दोनों सेंटेंस आपको स्पष्ट नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं दोनों में अंतर की बात करूं तो सिर्फ ये शब्द का अंतर है। यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे वह है। जो श्याम है वो एक संज्ञा है। आप पहचानते हैं किसी का नाम, हमने बताया था पीछे व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये व्यक्ति का नाम है तो ये क्या है हमारा संज्ञा। और मैंने संज्ञा के स्थान पर यहाँ पे इसके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया है, वह है। तो वह क्या कहलाएगा, यही आज का टॉपिक है हमारा। यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं। आप सही सोच रहे हैं, सर्वनाम। सर्वनाम आज का टॉपिक है हमारा, सर्वनाम। यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत साधारण टॉपिक है, महत्वपूर्ण मैंने इसलिए बताया और पहले आना इसलिए बताया क्योंकि संज्ञा सर्वनाम से ही हमारी सभी चीज़ों, सभी वाक्यों का प्रारंभ होता है। ये तो प्रकाशक अपनी समझ से इसको बीच में एडजस्ट कर दिया, अन्यथा ये पहले ही होना चाहिए था। संज्ञा के साथ सर्वनाम लेसन आना चाहिए, संज्ञा के जस्ट बाद, क्योंकि दोनों एक तरीके से संज्ञा का ही रूप सर्वनाम। क्योंकि हर जगह हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि बार बार नाम लिखने से थोड़ा अटपटा सा महसूस होता है। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन है सर्वनाम। परिभाषा की बात करें तो एक सामान्य सी सिंपल सी परिभाषा है सर्वनाम की। परिभाषा एक सामान्य सी परिभाषा है इसकी। किसी व्यक्ति या कह सकते हैं किसी संज्ञा शब्दों के स्थान पर, बोलेंगे इसको कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर, मैं लिख देता हूं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक सामान्य सी डेफिनेशन है, आप आसानी से रटने की आवश्यकता नहीं है, आराम से समझने की आवश्यकता है। समझ के ही आप याद कर सकते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान प्रयोग जाने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए विलंब ना करते हुए फटाफट इसके भेद पे आते हैं। इसके बाद हमारा आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद देखिए, हमारा जो सर्वनाम है वो कुल इसके 6 भेद होते हैं। हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और मैं 6 के 6 आपको लिखकर अलग अलग आपको इनको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देके इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान सुनते रहेंगे तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं क्लियर हो जाएगा।
बहुत साधारण सा लेसन है, बस एक बार समझ में आ जाए तो सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमारा जो होता है वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके पहले शब्द से ही जाहिर है, पुरुष, पुरुष कहते हैं व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए, और व्यक्ति कौन होगा, वक्ता व श्रोता। एक वक्ता बोलते हैं बोलने वाले को, श्रोता कहते हैं सुनने वाले को। वक्ता और श्रोता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपका कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी सामान्य डेफिनेशन, पुरुषवाचक यानी कि वक्ता और श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं, मैं आगे लिख देता हूं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, ये 3 भेद है हमारे अन्य पुरुषवाचक। मैं इनके एग्जाम्पल दे रहा हूं तीनों के। देखिए, किसी भी पुरुष के अंतर्गत यानी कि पुरुषवाचक के अंदर 3 भेद आते हैं हमारे। मैं तीनों की इनकी डेफिनेशन दे रहा हूं। हमारा उत्तम पुरुषवाचक में जो वक्ता होता है, वक्ता अर्थ है बोलने वाला। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मैं अपने लिए मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, यानी कि मैंने अपने लिए अपना नाम नहीं लिखा, मैंने अपने आप को मैं कहा। मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ, मैं और हम मिलकर सर्वनाम लेसन को पढ़ रहे हैं, यानी कि हम, मैं और हम आ सकता है इसमें। और भी शब्द आ सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप 2 ही ले लें। यानी कि वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए, जिससे हम बात करें, जैसे आपसे कर रहे हैं, आप, मैंने आपको आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहा आपके लिए आप, तो आपके लिए आप हो गया, तुम हो गया, तू भी हो जाता है। ये सब आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तू, तुम, आप, ये आपके मध्यम पुरुष, यानी कि बोलने वाले के लिए, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक में आप और हम मिलकर किसी तीसरे के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा हमारा अन्य पुरुषवाचक। वे बच्चे शैतानी कर रहे हैं, आपने कहा, मैंने कहा, हाँ वे बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तो वे आ सकता है, वह आ सकता है, उसे आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको लिख दे रहा हूं, कोई कठिनाई नहीं होगी। ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। 3 भेद हैं, तीनों के अपने अपने मैंने परिभाषाएं बताई आपको, और क्या क्या इनके लिए प्रयोग किया जाता है मैंने आपको सामने लिखा है। ठीक है। उसके बाद दूसरे भेद पे आते हैं, वहाँ जगह नहीं बचेगी इसलिए थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए 2 हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। देखिए ये हमारा दूसरा भेद है इसका, और तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारे 2 एक साथ लेके चल रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक साथ के अपोजिट हैं एक दूसरे के, आसानी समझ में आ सकते हैं। देखिए निश्चयवाचक का होता है जिसमें कोई संशय की स्थिति ना हो, चीज़ें जहाँ स्पष्ट हो वहाँ आपका निश्चयवाचक होता है, जहाँ संशय की स्थिति, डाउट की स्थिति होगी वहाँ अनिश्चयवाचक हुआ। एग्जाम्पल के हिसाब देखिए, यह मेरी पुस्तक है, मैंने कहा कि यह मेरी पुस्तक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी किताब है, आपने कह दिया यह मेरी पुस्तक है, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी चीज़ को स्पष्टतः व्यक्त करें, जिसमें कोई संशय की स्थिति ना हो, जैसे कि जिन सर्वनाम से समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना या अपार का बोध, एक तरीके से किसी व्यक्ति वस्तु निश्चित बोध हो रहा है, उसमें कोई, यह मेरा भाई है, मैं निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अनिश्चयवाचक में जिसमें डाउट की स्थिति रहेगी, सपोज करिए आप पानी लेकर आ रहे हैं, उसमें कुछ गिर गया, तो आपके पानी में कुछ गिरा है लेकिन आपको पता नहीं है क्या गिरा है, तो वहाँ कुछ हो गया, तो ये हमारे अनिश्चयवाचक में चले जाएंगे। मैंने कह दिया यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, मैं इसको अंडरलाइन थोड़ा लाइन खींच देता हूँ, जैसे कुछ हो गया, तो ऐसे में यह मेरी पुस्तक है, यह इसमें आ जाएगा। तो जहाँ संशय की स्थिति वहाँ आपका
निश्चयवाचक। जहाँ कोई संशय या शेक की स्थिति नहीं है, डाउट की स्थिति नहीं है, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। दोनों एक साथ बताए हैं इसलिए आपको आसानी समझ में आ सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आते हैं संबंधवाचक। हमारा ये संबंध हम 5वें पे लेंगे, हम चौथा लेते हैं पहले प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत आसान है ये भी। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि शब्द से ही जाहिर है, क्या, किसे, क्यों, किन्हें, मतलब जिसे ऐसे क्वेश्चन मार्क, ऐसे शब्द जो उसे क्वेश्चन पूछा जाए, जिससे प्रश्न की प्राप्ति हो, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के होंगे। एग्जाम्पल के लिए आ सकता है तुम कहाँ गए, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या, कहाँ, किसे, ये सब हमारे इसमें आएंगे, क्या, कहाँ, किसे आदि। ये जितने भी हमारे ऐसे शब्द हैं वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हम कोई भी प्रश्न करते हैं, जैसे सर्वनाम शब्द हो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के बारे में कोई भी प्रश्न बोध हो। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि क्योंकि वो सर्वनाम शब्दों का ही हिस्सा है, वो सर्वनाम जो है संज्ञा का हिस्सा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, तो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के लिए ही होगा, उसके लिए किसी प्रश्न का बोध होगा तो वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए ये भी बहुत आसान है। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि शब्द से ही जाहिर है, संबंध कहते हैं रिलेशन, ऐसे शब्द जो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बात से आपस में रिलेटेड हैं, उनका संबंध है। जैसे कहा जाए जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा सो पाएगा। तो ऐसे शब्द जो पहला वाक्य दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित हो, जो सो, ये सब आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। एक तरीके से उसमें आपस में कोई ना कोई रिश्ता है। जैसे बोल सकते हैं जैसा वैसा, जैसा वैसा, यानी कि आपस में एक रिलेशन स्थापित होगा। ऐसे शब्द आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नंबर 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि उत्तम पुरुषवाचक और निजवाचक हमें एक सा प्रतीत होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ भी कर्ता के लिए ही सर्वनाम शब्द प्रयोग हो रहे हैं और वहाँ वक्ता के लिए हो रहे हैं, यानी कि स्वयं के लिए। लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा कर सकते हैं कि मैं अपना कार्य, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा, स्वयं करूँगा। यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा, मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा। देखिए मैं तो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि पुरुषवाचक में आया था, लेकिन जो स्वयं है, स्वयं, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। यानी कर्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों को स्वयं कार्य करने के लिए जो एक तरीके से सर्वनामों का प्रयोग करेगा वो निजवाचक सर्वनाम में होगा। एग्जाम्पल में वह स्वयं चला जाएगा, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ऐसे जितने भी शब्द आएंगे वो निजवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मध्यम पुरुषवाचक मैं, हम, यानी कि वक्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, यहाँ कर्ता के लिए। एक तरीके से वक्ता तो वो भी है, मतलब कर्ता तो वो भी है, लेकिन यहाँ पे स्वयं कार्य करने के लिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे परिभाषा हुई, 6 भेद हुए, इसके पुरुषवाचक के भेद मैंने स्पष्ट यहाँ कर दिए हैं, और कुछ ज़्यादा इस लेसन में है नहीं। कोई समस्या आए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार हमारी परिभाषा हो गई, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं आपका सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, परिभाषा, वक्ता और श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इनकी डेफिनेशन में पीछे बता चुका हूँ। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई संशय की स्थिति ना हो, ऐसे शब्द जो किसी को स्पष्ट व्यक्त करें, उसके नाम स्थान को स्पष्ट रूप से व्याख्या करें, आपका निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में एक डाउट की स्थिति बनी रहती है, संशय की स्थिति बनी रहती है, हमें पता नहीं होता स्पष्ट क्या होगा, तो अनिश्चयवाचक में होगा। प्रश्नवाचक में क्या, कहाँ, किसे आदि प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई भी प्रश्नवाचक होगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। संबंधवाचक में दोनों का आपस में एक रिलेशन होगा, जैसा वैसा, जैसे करोगे वैसा भरोगे, ऐसे मतलब एक रिश्ता होगा उसमें,
तो ये हमारा संबंधवाचक होगा। निजवाचक में कर्ता के लिए स्वयं एक तरीके से वो अपना कार्य कर रहा है, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। इसमें 6 भेद हैं और ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ठीक से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगे, आसानी समझ में आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कठिनाई है तो संपर्क करना। ओके।